बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एजेंसी का, और इस चैप्टर का सब सेक्शन है अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 182 से। तो इसको हम देखते हैं। सेक्शन 182 जो है वो एजेंट को, प्रिंसिपल को डिफ़ाइन करता है कि एक एजेंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसको देखते हैं। सेक्शन 182 डिफाइंस दैट एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर or to represent another in dealings with third persons. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. बेसिकली जो एजेंट जो होता है वो एक शख्स, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो एक दूसरे शख्स के बिहाफ पे, जिसको कि हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसके बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसकी बिज़नेस डीलिंग्स को, उसके कारोबार को, उसके बिज़नेस को, उसकी ट्रांजैक्शंस को उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग विद दी थर्ड पार्टीज़, इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज़। मतलब प्रिंसिपल ने जो थर्ड पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शंस, सेल परचेज़ की, ठीक है, या अदरवाइज़ जो भी करनी है, उसमें प्रिंसिपल किसी वजह से अगर शामिल नहीं हो सकता तो प्रिंसिपल अपने बिहाफ पे किसी शख्स को अपॉइंट कर देता है कि आप मुझे जाकर रिप्रेजेंट करें और मेरे बिहाफ पे मेरे बिज़नेस को लुक आफ्टर करें, या मेरे बिहाफ पे ये एक पर्टिकुलर सेल जो है की ट्रांजैक्शन है या मॉर्टगेज की ट्रांजैक्शन है, इसको जो है वो आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा दें। तो इस तरह के सिनेरियो में एक ऐसा शख्स जो कि एक दूसरे शख्स के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हुए अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो ऑफ़र कर रहा होता है, और उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टीज़ के साथ इंगेज होता है किसी बिज़नेस ट्रांजैक्शन में, उसको हम कहेंगे कि जी ये शख्स जो है ये एजेंट है। दूसरा शख्स जिसके बिहाफ पे ये सारा सिलसिला हो रहा है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है ना जी, उसको हम कहेंगे कि जी वो प्रिंसिपल है। तो ये बात होगी प्रिंसिपल और एजेंट की। उसके बाद है सेक्शन 183 हु मे एम्प्लॉय एजेंट। तो इसमें बेसिकली जो है बड़ी ब्रीफ सी और शॉर्ट सी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऐसे शख्स का बताया गया है जो कि एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। कौन सा शख्स है जो कि अपने आप की रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी दूसरे शख्स को हायर कर सकता है। तो उसका क्राइटेरिया बताया गया है कि एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। तो सिंपल दो चीज़ें हैं। नंबर वन तो ये कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, आई मीन टू से हु हैज़ गॉट 18 years of age इन केस ऑफ बॉय और गर्ल, तो वो शख्स जो है वो इस ट्रांजैक्शन को जो है वो कर सकता है, वो एजेंट हो सकता है। तो नंबर वन तो चीज़ ये कि जी वो एक माइनर शख्स जो है वो एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता है। कि 12 साल, 14 साल, 15 साल का बच्चा या बच्ची जो है, he or she is not capable to appoint any agent to represent himself or herself in business transactions. So number one is that the person should be mature and major. Number two, the person who is intending to employ an agent, he must have attained the age of he must be a person of sound mind. He must understand the nature of transaction, the ifs and buts of the transaction, the benefits and the advantages and the disadvantages of the transaction. He must be the person of ordinary prudence who can act accordingly in different scenarios, in different changing scenarios and circumstances. तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो प्रिंसिपल है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो साउंड माइंड हो। अच्छा, जो एज ऑफ मेजॉरिटी की बात है, दैट शैल बी रेगुलेटेड एज पर दी
specific personal law applies to that person. In case of Muslim, Islamic personal law will apply in this regard. And if the person who is intending to employ an agent, the Hindu law or the Christian law, that will be applicable in this regard in order to ascertain the age of majority. इसी तरह जी एलिजिबिलिटी है एजेंट की कि हु कैन बी एन एजेंट. सिमिलरली एन एजेंट a person who is willing to perform as an agent in any business dealing, in any sale, purchase, tenancy, mortgage, pledge, bailment, partnership, or any type of agreement, contract. He must be a mature person, having 18 years age, number one, as it was applicable in case of principal. Number two, he or she must be a person of sound mind. Again, an unsound minded person, a lunatic person, this is obvious, this is definite that he or she will not be able to perform the business of the agency in a proper way. A person who cannot understand and logically act accordingly as per the range of situations, he or she cannot make a logical decision in that regard. तो इसी तरह से एक माइनर शख्स जो है वो एजेंट नहीं हो सकता. एक ल्यूनेटिक पर्सन जो है वो एजेंट नहीं हो सकता. उसके बाद चलते हैं जी हम सेक्शन 185 पे. कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी. नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी to create an agency. So this is basically the exception of contract which was defined in section 25. If you can remember, there are a few essentials of a contract, that there must be a promise and there must be an acceptance, there must be a consideration and the legal capacity, contracting capacity of the parties, ठीक है ना जी, and a lawful object involved in that particular contract. So if any one of these things is missing, the contract is voidable or void. तो ये बेसिकली सेक्शन जो 85 है ये एक्सेप्शन है इस जनरल रूल की, जिसमें कहा जाता है कि जी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कंसिडरेशन नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसको आप इन्फोर्स किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके नहीं करवा सकते. तो ये उसकी एक्सेप्शन है. बेसिकली इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एज वेल एज इन केस ऑफ बेलमेंट, there is no need of consideration, there is no need of specified amount of remuneration or wages in decided form in between the two parties. ठीक है ना जी. इसमें जो है वो एज सच उस तरह से वो चीज़ जो है वो नहीं है, बल्कि इसमें it is left up to the sweet will of both parties, the principal and agent, amicably whatever they decide in between themselves, that would be applicable. But if they haven't decided anything in their written or verbal contract of agency as far as the consideration is concerned, the agreement or contract shall not be void, merely on the ground that no consideration has been specified in this contract. तो बेसिकली इसमें जो रिम्यूनरेशन है वो एक अनक्लासिफाइड फॉर्म में, एक नॉन कन्वेंशनल वे में बहरहाल एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से लेता है. वो एक तरह से कंसिडरेशन ही होती है, वो जो रिम्यूनरेशन होती है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इस बुनियाद पे जो है वो नल एंड वाइड करार नहीं दिया जा सकता. उसके बाद है जी एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड. सेक्शन है 186. The authority of an agent may be expressed or implied. तो ये it can be in both ways. It can be an express authority. I mean to say you are going to appoint an agent and you are bringing it in black and white in form of a piece of paper. You are doing a full-scale agreement with the agent and you are bringing all the terms and conditions on the paper. तो इस तरह से भी हो सकता है. एंड इट कैन बी ए वर्बल एग्रीमेंट एज वेल while sitting in among your friends and your colleagues,
or your neighbors, you decided to start a business, and you decided to appoint a particular person as agent to run that business in front of some persons. तो ये आप जो है वो अथॉरिटी इसकी है एक्सप्रेस इस तरह से इन राइटिंग में या वर्बल इस तरह से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह का आपका कोई ऐसा वर्बल या इन राइटिंग एग्रीमेंट नहीं भी है, तो ये एक इम्प्लाइड एक अंडरस्टैंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो भी डेवलप हो सकती है, जिससे ये इन्फर किया जा सके आपकी जो लोकल कम्युनिटी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो इजीली इंटरप्रेट या रीड कर सके कि दिस पर्सन इज़ द एजेंट ऑफ दैट प्रिंसिपल। ठीक है ना जी। तो प्रिंसिपल एजेंट की जो अथॉरिटी है ये दोनों तरीक़ों से हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लॉयड भी हो सकती है। आर्टिकल 187 में एक्सप्रेस करता है, डिफ़ाइन करता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड अथॉरिटी। इसमें वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की है। An authority is said to be expressed when it is given by words spoken or written. An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case, and things spoken or written or the ordinary course of dealings may be accounted circumstances of the case. Again, the express authority would be in two forms. Number one, in writing. I mean to say you have written an agreement, or this is a conventional agreement, or by means of emails, messages, text messages, WhatsApp messages, you have agreed upon something and that is your agreement। ठीक है ना जी। तो उसके ज़रिए फैक्स के ज़रिए, ठीक है, और फिर आप जो है आपका एग्रीमेंट वर्बल हो सकता है, लोगों के अंदर बैठ के, लोगों के दरमियान बैठ के आपने बात की, या आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली टेली कम्युनिकेशन मोड्स को यूज़ करते हुए स्काइप की कॉल है, व्हाट्सएप की कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल है आपकी, ठीक है ना जी, या वॉइस मैसेजेस हैं, कोई ग्रुप कॉल है, ग्रुप डिस्कशन है और उसके अंदर कोई चीज़ एग्री हो जाती है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, तो वो भी एक तरह का एग्रीमेंट है। यहाँ वहाँ आप जो है वो टेंजिबल फॉर्म में लोग मौजूद नहीं हैं और ना ही आपने वहाँ खड़े होकर बात की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए आप एक चीज़ को जो है वो एग्री कर गए हैं, तो वो भी एक एग्रीमेंट है। तो ये आपकी जो अथॉरिटी है, आपका ये जो एग्रीमेंट है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है इन राइटिंग या इन बाय स्पोकन वर्ड्स, एंड इट कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड। आई मीन टू से यू हैवंट एक्सप्रेसली appointed anyone as your agent, but the dealings, the course of business of your particular business, the ordinary course, the normal culture, the normal practices of your business, that are such that the people surrounding in that locality, in that business area, in that industrial estate, in that city, in that business community, they are inferring, reading and understanding that okay, yes, this is the agent of that person, and while considering that person as your agent, they are doing all type of business transactions with him. They are taking orders from him, they are delivering goods to him, and they are taking payment from him. So you are on same page, and you, while thinking that and while understanding that okay, this is the valid agent of that person, you are in engagement with that person, और इस तरह से आप उसके साथ सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्प्लॉयड। अच्छा, आपको पता है, यू नो दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग यू, रनिंग योर शॉप ऑन योर बिहाफ, एंड this is in your notice, and this is in the notice of the general public as well। तो ये इससे क्या एक इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ होती है, यही ड्रॉ होती है कि ये शख्स जो है उसका एजेंट है, और उसके नॉलेज के साथ उसकी फैक्ट्री को, उसकी शॉप को, उसके वेयर हाउस को, या उसके जो भी टाइप ऑफ बिजनेस है उसको कैरी आउट कर रहा है, तो ये एक इम्प्लॉयड फॉर्म भी हो सकती है एजेंसी की। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर टुडे। थैंक यू।